आप सभी छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से प्यार भरा आशीर्वाद। आप कोरोना के इस माहौल में घर बैठे होंगे और सरकार ने ऐसी व्यवस्था भी कर दी है कि आप घर बैठे बैठे आसानी से अपने पढ़ाई वाला सारा कार्यक्रम कर सकते हैं। हम लोग रोज़ आपको ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। आप घर बैठे बैठे आसानी से उन कक्षाओं को सुन सकते हैं, बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। जो प्रॉब्लम आपकी होगी वो ग्रुप बना हुआ है, एक 12B1 मैथ का जो बॉयज़ का ग्रुप है वो अलग बना हुआ है और जो गर्ल्स का है वो अलग बना हुआ है। ऐसे ही 12 बायोलॉजी का ग्रुप मैथ बॉयज़ का अलग बना हुआ है और गर्ल्स का अलग बना हुआ है। तो आप अपने ग्रुप में अपने जो कमेंट हैं वो डालेंगे। जो समझ में नहीं चीज़ आएगी, साफ साफ नहीं दिखेगा, आपको आवाज़ आपको नहीं साफ सुनाई देगी, तो वो आप बताएंगे, वो सारी समस्याएं आपकी दूर कर दी जाएंगी। आप को हम टॉपिक पर ले चलते हैं। पहले आज चूँकि पहला क्लास है तो बता दें कि जो 12 का पेपर होता आपका है वो 2 पार्ट में होता है। पहला जो पार्ट आपका होता है वह विद्युत और चुंबक से रिलेटेड है। जो पहला पार्ट है वह विद्युत और चुंबक से रिलेटेड है। उसमें 35 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और ये 5 यूनिट में बटा होता है। 5 यूनिट में ये बटा होता है, जिसमें कि ये यूनिट वार हमको बता दे रहे हैं कौन सा यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी चर्चा हम यहाँ कर दे रहे हैं। फिर दूसरा ये आपका खंड है, इसमें भी 5 खंड हैं, आपके यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो सब माननीय शिक्षा परिषद द्वारा फिक्स किए गए हैं। तो आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी अपनी करेंगे। ये सिलेबस का एक बार डिस्क्रिप्शन हो जाए, फिर हम अपने मूल टॉपिक पर, जो पहला हमारा चैप्टर है कूलाम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स भी वहाँ से आते हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं भी आती हैं, मात्रक विमा सब आते हैं। तो उस पर हम आते हैं। पहला हमारा जो खंड है ये पहला खंड है स्थिर विद्युत की। इस स्थिर विद्युत की खंड में कूलाम का नियम, गॉस की प्रमेय से रिलेटेड चैप्टर्स में है और ये 8 नंबर का आपका आता है। ये 2 चैप्टर मिलकर बना हुआ है। दूसरा जो आपका धारा वैद्युत है, इसमें विद्युत चालन से रिलेटेड चैप्टर हैं और साथ ही साथ जो सरल परिपथ से संबंधित चैप्टर हैं वो इसमें शामिल हैं। ये 7 नंबर का आपका है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से भी हैं, इसलिए इनको आप ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल आप NCERT के लगाएंगे, यहाँ से हम आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे भी और जो भी आपको दिक्कत होगी वो आप हमको बताइए कमेंट में। और पर डे आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क आप करेंगे और यहाँ पर हम अगले दिन उसको सॉल्व भी करेंगे। जो भी आपकी समस्या होगी, जो आप कहेंगे हमको समझ में नहीं आया, वो हम दोहराएंगे। यहाँ पे आप खूब प्रेम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे समझ में आएंगी। जो तीसरा खंड है वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। आप जानते हैं कि विद्युत धारा के 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं। एक होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कुछ हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हो, जैसे विद्युत बल्ब आपका है, प्रेस है, हीटर है, यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित यंत्र हैं। चुंबकीय प्रभाव, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल विद्युत मोटर आपका होता है। और तीसरा जो होता है वह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग आती है या कम मूल्यवान धातु के ऊपर अधिक मूल्यवान धातु की परत चढ़ाना। इस तरह के भी जो कार्य होते हैं वो रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा जो यूनिट है वो 8 नंबर का है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये बहुत दो ही चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और ये 8 नंबर का आपका आता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये छोटा सा बिल्कुल चैप्टर है। सिंगल नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक नंबर क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है और आप चाहेंगे तो मुश्किल से 1 दिन के पढ़ाई में आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये 35 नंबर का डिस्क्रिप्शन आपका है। 8 7 15, 15 8 23, 23 8 31 और 4 35 नंबर का। दूसरा जो पेपर हमारा है खंड का, इसमें स्पेशली जो है ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है। इसमें प्रकाश
और प्रकाश से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो परावर्तन हो, अपवर्तन हो, व्यतिकरण हो, विवर्तन हो, ध्रुवण हो, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसको आप जानते हैं और कुछ नई घटनाएं आप सीखेंगे भी। जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, ये सामान्य घटनाएं हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सामान्य घटना है, इसको आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हुए हैं। लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन आदि कुछ घटनाएं हैं जो कि आप पढ़ेंगे। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत इसमें प्रिज्म के बारे में भी है, मानव नेत्र के बारे में, दोषों के बारे में, और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे खगोलीय दूरदर्शी है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में है। ये सबसे बड़ा खंड है, ये 13 नंबर का आता है। कई चैप्टर इसमें शामिल हैं, छोटे छोटे कई चैप्टर शामिल इसमें हैं। दूसरा जो इसमें यूनिट है वो है द्रव्य और द्वैत प्रकृति। इसमें प्रकाश जो होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है, द्वैती प्रकृति। मतलब प्रकाश जो है वह कण की भांति भी व्यवहार करता है, इसको हम कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। और प्रकाश जो है वह वेव नेचर की तरह भी काम करता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति भी होती है। तो ये जो चैप्टर आपका है द्रव्य और द्वैती प्रकृति, ये इसमें आप प्रकाश के जो गुण स्पेशली हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका एक पार्ट है, ये 4 नंबर का आता है। परमाणु और नाभिक, इसमें न्यूक्लियस के भीतर जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, न्यूक्लियस के भीतर जो आपके प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, इन सब के गुणों के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, उन कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, कितनी ऊर्जा उसके पास होती है, किस तरह से कक्षाओं की संख्या बढ़ने पर ऊर्जा का मान कम होता है या ज़्यादा होता है, इन सब के बारे में आप परमाणु और नाभिक के चैप्टर में पढ़ेंगे। स्पेशली जो है यह न्यूक्लियर फिजिक्स है, नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत है। इसमें 3 चैप्टर आपको मिलेंगे। एक आपको मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, परमाणु की संरचना का। दूसरा मिलेगा रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता भी आप उसको कहते हैं। और तीसरा जो है वह न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, नाभिक की संरचना है, पढ़ेंगे। उसमें एटम बम के बारे में, हाइड्रोजन बम के बारे में, इन सब के बारे में, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूज़न है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो खंड है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ है, ये एक ही चैप्टर है, ये केवल एक चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसी चैप्टर से 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट आंसर भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर के बारे में, पीएन डायोड क्या होते हैं, पीएन संधियाँ क्या होती हैं, किस तरह से हम ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक की व्याख्या करते हैं, इन सब के बारे में है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, 8 नंबर का है ये चैप्टर आपका। और जो 5वां हमारा खंड है वह संचार व्यवस्था प्रणाली है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारा है ये संचार व्यवस्था प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा है। ये 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो ये हमारा 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट से होता है, और 35 नंबर क्वेश्चन जो होता है वो फर्स्ट पार्ट से होता है। तो ये पूरा 70 नंबर का आपका ये पेपर होता है। पेपर की प्रकृति जो है, आप कक्षा 11 में आप दिए होंगे छमाही का एग्ज़ाम, तो आप जान गए होंगे किस तरह क्वेश्चन आते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन प्रारंभ में होता है, फिर अतलघुत्री होता है, फिर लघुत्री होता है, और फिर दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आपके होते हैं। तो ये आप को सब पढ़ने हैं। मैं आपका जो पहला चैप्टर है वह शुरू कर रहा हूँ। पहले खंड का पहला चैप्टर, खंड आपका है स्थिर विद्युत की, और जो चैप्टर आपका है उसका नाम है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार आपको वीडियो मिल जाएगा तो उसको रिवाइज करके आप बार बार देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो वो आप हमको बताएंगे। पर डे कम से कम एक वीडियो आपको दिया जाएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा। और जो हम यहाँ आपको ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो लिखेंगे उसको आप उतार लीजिएगा, वो आपका एक नोट्स हो जाएगा। और वीडियो आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। तो पहले हम इस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश
और वैद्युत क्षेत्र। पहले आप ये जानिए कि वैद्युतिकी है क्या चीज। वैद्युतिकी क्या चीज है, आवेश क्या होते हैं, आवेश कैसे हम जानते हैं कोई वस्तु आवेशित है, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानना है। इसका सबसे पहले जो पता है वो ईसा के पूर्व लगभग 600 ईस्वी पूर्व एक वैज्ञानिक थे थेल्स। उन्होंने सबसे पहले ये देखा, उन्होंने पता नहीं लगाया वो कि ये घटना क्यों होती है, लेकिन उन्होंने देखा ऐसा कि एक पदार्थ अंबर है, अंबर नाम का जो पदार्थ है, जब उसको ऊन के साथ रगड़ा जाता है, ऊन के साथ रगड़े जाने पर अंबर नामक पदार्थ से चिंगारी उत्पन्न होती है, चट चट की आवाज़ होती है। ऐसा क्यों होता है इसको तो वो बताने में असमर्थ रहे, और ये देखा कि जब अंबर पदार्थ को रगड़ने के पश्चात उसको किसी छोटे कागज के टुकड़े, धूल के कण या ऐसी छोटी वस्तुएं जो हल्की होती हैं उनके पास जब ले जाया गया तो उनको आकर्षित करने की क्षमता आ गई। अंबर पदार्थ में ये गुण कैसे आया, क्यों आया, इसकी व्याख्या उस समय नहीं हो सकी। उसके लगभग 2000 वर्ष बाद 1600 ईस्वी में आप कर सकते हैं, डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि केवल अंबर ही नहीं बल्कि अंबर के अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो किसी अन्य वस्तु से रगड़े जाने पर, ऊन से, रेशम से रगड़े जाने पर छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण रखते हैं। ऐसी घटना केवल अंबर में ही नहीं है, कारण वो भी नहीं बता पाए, लेकिन और बहुत सारे जो आपकी वस्तुएं हैं वह वस्तुएं इस तरह गुण रखती हैं। और इस तरह का जो गुण है जिसके कारण मतलब जो वस्तु में ऊर्जा आ रही है, अर्थात अगर हम किसी वस्तु को, अंबर नामक पदार्थ को हम रगड़ रहे हैं और रगड़ने के बाद छोटी छोटी वस्तुओं को वह आकर्षित कर रही है, इसका मतलब कि अंबर वस्तु में गुण आ गया और उसके अंदर एक ऊर्जा आ गई। यह जो ऊर्जा उसकी है, ऐसी जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को ही हम कहते हैं, ऊर्जामय होने को ही कहते हैं कि वो वस्तु इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। ऊर्जामय हो जाने को ही कहा जाता है कि वह वस्तु इलेक्ट्रीफाइड हो गई, अर्थात अंबर वस्तु में अगर ऐसा गुण आ गया तो वह वस्तु इलेक्ट्रीफाइड हो गई। और अंबर नामक इलेक्ट्रीफाइड क्यों कहा गया, क्योंकि अंबर नामक वस्तु जो होती है उसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अंबर को ग्रीक भाषा में, ध्यान देने वाली बात है, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसलिए ऐसा हो जाने को हम कहते हैं वह वस्तु इलेक्ट्रीफाइड हो गई वस्तु, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का गुण आ गया। स्थिर विद्युत की इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आवेश एक दूसरी वस्तु पर संचित होता है वह स्थिर हो जाता है। तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें ऐसे आवेशों का या ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिन पर संचित आवेश स्थिर रहते हैं, उस शाखा को हम कहते हैं स्थिर विद्युत की। आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उस भौतिक विज्ञान की एक शाखा जो है वो है स्थिर विद्युत की। उस स्थिर विद्युत की शाखा में हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसमें उस वस्तु पर संचित आवेश लगातार स्थिर रहता है। अब हम ये आते हैं कि वस्तु इलेक्ट्रीफाइड हो गई, वैद्युतमय जिसको हम कहते हैं वह वस्तु हो गई, तो क्या वैद्युतमय होना या आवेशों का उत्पन्न होना ये एक ही प्रकार का होता है, या उसमें भी हम डिफरेंस कर सकते हैं, उसमें अंतर कर सकते हैं या उसमें विभेद कर सकते हैं। तो ये देखा गया कि केवल अंबर नामक पदार्थ को ही नहीं, जैसे कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं, या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं,
ध्यान देने की बात है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के जो आवेश होते हैं वह एबोनाइट की छड़ पर भी आ जाते हैं और कांच की छड़ पर भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हम दो छड़ों को ले लें, कांच के दो छड़ों को ले लें और उसको हम रेशम से रगड़ें तो दोनों अलग अलग कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ने के बाद जब उनको परस्पर पास ले आया जाता है, ये दो छड़ें हमारे पास हैं, ये दोनों कांच की छड़ों को जब हम रगड़ते हैं रेशम से, दोनों पर चार्जेस हो जाते हैं और जब इन दोनों को हम पास में ले आते हैं तो इन दोनों में आपस में प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और इसके विपरीत अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं और एबोनाइट की जो ये दूसरी वाली छड़ हमारी एबोनाइट की है, इसको हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, दोनों को परस्पर पास पास ले आते हैं तो इन दोनों में आकर्षण प्रवृत्ति का गुण उत्पन्न दिखाई देता है। अर्थात दोनों छड़ें जो होती हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो इस प्रकार से यह जो आवेशित होना है किसी वस्तु का, इलेक्ट्रीफाइड जो होना है, यह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कि दोनों वस्तुएं परस्पर एक ही दिशा में आती हैं अर्थात आकर्षित होती हैं, और दूसरा जो होता है वह प्रतिकर्षित होना हो जाता है अर्थात वस्तुएं प्रतिकर्षित हो जाती हैं। तो हम कर सकते हैं कि जो हमारे चार्जेस हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये हमारे चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का जो हमारा चार्ज होता है उसको हम कहते हैं धन आवेश, और दूसरे प्रकार का जो हमारा आवेश होता है उसको हम कहते हैं ऋण आवेश। वास्तव में जो धन आवेश है और ऋण आवेश है ये क्यों उत्पन्न होते हैं, इसकी व्याख्या हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है, वह कोई पदार्थ जो होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के बीच में कम स्थान में लगभग 1/10,000वें स्थान में एक छोटा सा नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। वह जो न्यूक्लियस आपका है बहुत सूक्ष्म स्थान में रहता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो नाभिक का जो आवेश होता है हमारा है वह धन आवेश होता है। और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो है वह निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। जितनी संख्या में प्रोटॉन अंदर रहेंगे नाभिक के, उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या परस्पर बराबर है, इसलिए दोनों एक दूसरे के आवेशों को निरस्त कर देते हैं। अगर पूछा जाए कि बताइए पूरे परमाणु पर कितना आवेश होता है, तो संपूर्ण परमाणु का जो आवेश होता है वह 0 होता है। तो पूरा परमाणु उदासीन होता है, जबकि हमारा जो नाभिक होता है वह धनावेशित होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं वो अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 10 एक कक्षा में नहीं घूमते, विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षा में घूमता रहता है, ये हमारा, हम इसको मान लेते हैं न्यूक्लियस हमारा है। ये हमारा आपका न्यूक्लियस है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको दिख रहे हैं। इसके चारों तरफ ये कई वृत्ताकार कक्षाएं इस तरह से आप देख रहे हैं। ये इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं। ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वो एक सर्टेन लॉ से होता है, वो लॉ आप पढ़ेंगे बाद में जाकर के। इसमें जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होता है उसकी बंधन क्षमता, उसकी जो अट्रैक्शन पावर होती है नाभिक से, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर इसको हम चाहें कि अलग कर दें नाभिक से, तो अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता, आसान नहीं होता। नाभिक से दूरी ज्यों ज्यों बढ़ती जाती इलेक्ट्रॉनों की है, वैसे नाभिक से बंधन क्षमता जो इलेक्ट्रॉनों की होती है वो घटती जाती है।
और जो नाभिक से दूर होता है इलेक्ट्रॉन, सबसे दूर होता है, वह उस इलेक्ट्रॉन की बंधन क्षमता नाभिक से बहुत कम होती है। इसलिए जरा सा भी अवसर पाता है इलेक्ट्रॉन ये तो परमाणु को छोड़ देता है। तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा उस परमाणु पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जिस पर चला जाएगा उस पर इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर ट्रांसफर होता है तो इस अवस्था में एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार से एक परमाणु पर जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उसका आवेश ऋणात्मक हो जाता है, और जहां से निकला हुआ है ये इलेक्ट्रॉन वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होना, या उसको दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की अधिकता हो गई। मान लीजिए 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, मात्रा में थे, उदासीन था। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। तो आप चाहे कभी इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, चाहे कभी की प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से, दोनों एक ही बात। तो यह आपका जो परमाणु आपका है वो धनावेशित हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों का जो निकलना है, जो डोनेट करता है वो धनावेशित हो कहलाता है, जो एक्सेप्ट करता है वो ऋणावेशित कहलाता है। तो दो क्वालिटी के ये आपके परमाणु बन जाते हैं। एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इस प्रकार से धन आवेशित ये कण आपका हो, जहां से निकलेगा परमाणु वो धनावेशित हो जाएगा, और जहां पर जाएगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो जैसे कांच की छड़ और रेशम की अगर हम बात करते हैं तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके रेशम पर चले जाते हैं, तो कांच की छड़ जो है धनावेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की जो रेशम जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो अगर हम दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ेंगे तो दोनों आपके धनावेशित हो जाएंगे। जब इसको हम पास पास लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर हटाते हैं। और एबोनाइट में क्या होता है कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल करके आते हैं एबोनाइट की छड़ पर, तो एबोनाइट की जो छड़ होती है वो ऋणावेशित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब हम कांच की छड़ को और एबोनाइट की छड़ को परस्पर पास पास रखते हैं तो यह दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारे चार्जेज होते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक जो है वो धन आवेश है, और दूसरा हमारा ऋण आवेश है। एक धन आवेश और ये दूसरा आपका है ऋण आवेश। अब जो ये आवेशन है, आवेशन यह 3 प्रकार से हो सकता है। आवेशन हमारा 3 प्रकार से हो सकता है। पहला जो आवेशन है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, जैसा हम बताया आपको कि जब हम कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है। उस घर्षण की प्रक्रिया के दौरान एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आवेशित होना जो है वो घर्षण के माध्यम से हुआ है, तो इसे हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा जो आवेशन है वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। चालन आप जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाता है, रगड़ा नहीं जाता, संपर्क में रखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से ट्रांसफर होकर के दूसरी वस्तु में जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट अपने आप शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन चल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो यह क्रिया कहलाती है चालन। चालन आवेशों के प्रवाह की वह क्रिया है जिसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालन के लिए स्पेशली मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। और जो तीसरा हमारा है, तीसरे पर जरा ध्यान देंगे, यह है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक वस्तु धनावेशित है, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु धनावेशित है और दूसरी वस्तु उदासीन है।
दूसरी वस्तु पर कोई चार्ज नहीं, उदासीन। पहली वस्तु आपकी धनावेशित है। तो जब धनावेशित वस्तु को हम, ये हमारी धनावेशित वस्तु, ध्यान दीजिए, ये धनावेशित वस्तु, ये धनावेशित चार्ज है, ये धनावेशित वस्तु है। और दूसरी वस्तु क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है। तो न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर आवेश नहीं है। यहाँ पर धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, क्योंकि नाभिक किसके अंदर होगा? धनावेश होगा। बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में दोनों चूंकि है नाभिक के अंदर और बाहर, इसलिए न्यूट्रल हो गया। अब जब इन दोनों को पास में ले आएंगे, चूंकि इसकी प्रवृत्ति जो है धनावेशित है, तो इसकी तरफ जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, फैले होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का जो संकेंद्रण है, संकेंद्रण, वो इस वस्तु के पास वाली सतह पे ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दूर होगा थोड़ा सा, वो भी इसके पास आना चाहेगा, क्योंकि धन आवेश ऋणावेश को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से फैले हुए हैं, लेकिन जब कोई वस्तु, पॉजिटिव वस्तु आ गई, तो उसकी तरफ वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का जो संकेंद्रण है, जमाव जो है, वह इस वस्तु, इस धनावेशित वस्तु के नज़दीक वाली सतह पे ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाए, धनावेश कहाँ फिर बचेंगे? धनावेश दूसरी तरफ हो जाएंगे। तो ऐसी जो घटना होती है उसको हम कहते हैं प्रेरण। अर्थात किसी आवेशित वस्तु को जब किसी उदासीन वस्तु के पास ले जाते हैं, तो आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वह उदासीन वस्तु पर उत्पन्न हो जाता है। ये घटना कहलाती है विद्युत प्रेरण। इस घटना के द्वारा भी, प्रेरण के द्वारा भी आवेशन होता है। तो विद्युत आवेशन की यह 3 विधियां हैं। पहला आपका है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब अगर किसी वस्तु को, कोई वस्तु उदासीन है, या कोई वस्तु हमको ये नहीं पता है कि वो चार्ज्ड है अथवा नहीं है, अगर ऐसी वस्तु को आपको ये चेक करना है कि वह वस्तु आवेशित है कि नहीं है, एक वस्तु आपको दी जाए और कहा जाए कि ये वस्तु आवेशित है कि नहीं है, यह चेक करना है, तो आवेशित वस्तु की पर आवेश की, आवेशित है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए जो अट्रैक्शन आपका होता है या आकर्षण होता है, वह उत्तरदायी नहीं है। एग्जाम्पल तौर पे, एक धनावेशित वस्तु को अगर एक उदासीन के पास ले गए आप, तो अभी बताया हमने आपको कि प्रेरण द्वारा आवेशन होगा ही, तो आप ये नहीं कहेंगे कि यह वस्तु ऋणावेशित है। दोनों आकर्षित कर रहे हैं, ये धनावेशित है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये आपका ऋणावेशित हो, क्योंकि ये उदासीन हो सकता है और प्रेरण के नाते आपका आकर्षण होता होगा। लेकिन अगर दो वस्तुएं आपस में प्रतिकर्षित हो रही हैं, तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि दोनों वस्तुओं पर चार्जेस हैं, दोनों वस्तुएं आवेशित हैं। इसलिए अगर कोई वस्तु आवेशित है, तो इसकी जांच करने के लिए वैद्युत प्रतिकर्षण बल ही, या वैद्युत प्रतिकर्षण जो होता है वह उत्तरदायी होता है, न कि वैद्युत आकर्षण। तो आज हमने आपको जो बताया वैद्युत आवेश के बारे में, और वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में, और किस तरह से ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, जिसके आधार पर कोई वस्तु इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, इसके बारे में आपको बताया गया। इतना आप इसको जो हमने बताया वो दोहरा लीजिएगा, और जो पाठ्यक्रम हमने आपको बताया है वो पाठ्यक्रम आप नोट कर लीजिएगा। इतना आपको हमने बता दिया है। इसका जो प्रिंटेड मैटर है, मैं देखूंगा वो मैटर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, क्योंकि मैटर भी पढ़ेंगे आप, वीडियो भी पढ़ेंगे, तो आसानी से जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आपको, तो वो प्रॉब्लम आप हमसे शेयर कीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उस पर आप अनावश्यक बातें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जोक्स, चुटकुले, ये सब कतई नहीं भेजना है। आपको केवल काम की बात जो ज़रूरी हो वही पूछना है बस। तो जितना हमने पढ़ाया आपको वो आप इसको दोहरा लीजिएगा, और इस पर एक विद्युत आवेश, उसके उत्पन्न होने पर या आवेश की प्रकृति पर एक लेख आप बना लीजिएगा, और सारी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो आपके हैं वो आप याद कर लीजिएगा। अभी इस पे जो चीज़ बाकी रह गई है वो थोड़ा हम आपको बता करके
तब हम जो मूल आपका चैप्टर है कूलाम का नियम, स्पेशली जो चैप्टर आपका है वो कूलाम के नियम से ही शुरू होता है, लेकिन ये आउटलाइन बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप आवेश के बारे में नहीं जानेंगे, आवेश की प्रकृति के बारे में नहीं जानेंगे, तो ये पूरे स्थिर विद्युतिकी का बिल्कुल आधार है, तो आगे की चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको ये जानना ज़रूरी था, इसलिए बताया गया। रेस्ट बातें जो हैं वो अगले वाले वीडियो में आपको बताई जाएंगी। प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो आपको दिया जाएगा, और ध्यान से आप सुनिएगा। एक छोटी सी बात आपसे और करनी है कि जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो सब बच्चों को अभी नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि हमने नंबर सब जोड़ दिया है, लेकिन वो सभी नंबर व्हाट्सएप पर शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था वो सारे नंबर हमने सेव कर लिए हैं, लेकिन वो नंबर या तो आप जो है उस पर व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, या तो वह नंबर यूज़ में नहीं है। तो अगर आपकी निगाह में कोई ऐसा छात्र है जो कि इस ग्रुप में वीडियो जिसको नहीं मिल रहा है, ग्रुप में नहीं ऐड हुआ है, तो आप हमको बताइएगा, उसका नंबर दीजिएगा, तो हम उनको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे उसको भी इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।